Hello everyone, I am Dr. Chirag Bansal. I have done my MBBS from Safdarjung Hospital, New Delhi. I have scored All India rank 51 in INICET May 2022. Today I am going to discuss a very important topic with all of you guys, which is how to solve MCQs. Because मैंने देखा है कि बहुत लोगों को चाहे नॉलेज तो बहुत अच्छी होती है, बट उनका जो जीटी स्कोर है या फिर जो परफॉर्मेंस है वो इसलिए थोड़ी अच्छी नहीं हो पाती बिकॉज दे डोंट नो द प्रॉपर टेक्निक कि जिससे उनको एमसीक्यूज को अप्रोच करना चाहिए एंड जिससे उनका स्कोर बेटर आएगा. सो इवन इफ यू हैव गुड नॉलेज यू शुड वॉच दिस वीडियो ताकि तुम्हें एमसीक्यूज की अच्छी टेक्निक को पता लगे और इट मे हेल्प यू टू रेज योर जीटी स्कोर. जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं वो ये हैं. वन इज लैक ऑफ नॉलेज, वन इज इनएक्यूरेसी एंड इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, one is silly mistakes which is like not reading the important words like note and accept, one is overthinking, one is underthinking, one is not focusing properly on image, and the last is they miss some important tricks for the MCQs. So मैं अब इनका सबका सॉल्यूशन वन बाय वन करके बताऊंगा. So सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी जो मैंने तुम्हें बताई वो इज द लैक ऑफ नॉलेज. तो अब हमें इसको कैसे ओवरकम करना है वो ये है कि तुम्हें अपने हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, चाहे वो तुम डैम्स या मैरो कहीं से भी बनाओ या फिर तुम्हें प्रेपलैडर और ई गुरुकुल भाटिया कहीं से भी तुमने पढ़ा है उनके किसी भी टीचर से, बिकॉज ऑल द फैकल्टीज आर गुड. सो उनसे तुमने एक बार नोट्स बनाना है और उनको कंप्लीट करना है. नोट्स को कंप्लीट करने का मेरा ये मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम व्हाट टीचर हैज गिवन तुम्हें उसमें अपने एमसीक्यूज के बाद जो क्वेश्चन बैंक करते हो उनका मटेरियल भी ऐड करना है. तो दिस इज बेसिक नोट्स. तो उन नोट्स को तुम्हें लर्न करना है, उनको कंसेप्चुअलाइज करना है, इसके बाद तुम्हें नॉलेज मिलेगी, एक बेसिक नॉलेज. अब तुम कैसे देखोगे कि तुम्हें एक टॉपिक की एक्यूरेट नॉलेज आ गई है या नहीं? तो मेरे अकॉर्डिंग उसका बेस्ट जो असेसमेंट है वो है मैरो क्वेश्चन बैंक. क्वेश्चन बैंक में मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें मैरो का सॉल्व करना चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है उसमें जो पर्ल्स अटैच है. तो इवन इफ यू हैव डन नोट्स फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, मैरो का क्वेश्चन बैंक तुम्हें करना चाहिए आइडियली. तो मैरो के क्वेश्चन बैंक में तुम्हें परसेंटाइल स्कोर भी मिलता है और परसेंट स्कोर भी मिलता है. तो जब तुम एक टॉपिक को पढ़ लेते हो टू असेस योर नॉलेज, जस्ट सी के तुमने कितना परसेंटेज उसमें स्कोर किया. अगर तुम्हारी परसेंटेज स्कोर इज मोर देन 70% एंड परसेंटाइल स्कोर इज मोर देन 90%, देन यू कैन इजीली मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड तुम इस पे बिलीव कर सकते हो कि तुम्हारा नॉलेज एक्यूरेट है. एंड अगर तुम्हारा परसेंटेज और परसेंटाइल इससे कम आता है, परसेंटेज लेस देन 70%, परसेंटाइल लेस देन 90%, देन यू शुड थिंक कि तुम्हें प्रॉपर नॉलेज अभी नहीं है, तुम्हें कोई ना कोई चीज में लैग कर रहा है. सो गो बैक टू योर नोट्स अगेन और वॉच द वीडियो अगेन सो दैट यू हैव द प्रॉपर नॉलेज. देन यू कैन मूव अहेड एंड तुम्हारा एक टिक मार्क लग गया टू हैव द गुड अप्रोच टू एमसीक्यू विच इज नॉलेज. अब द नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो है इनएक्यूरेसी एंड इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट. उसका सोल्यूशन क्या है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम बाउंड टाइम फ्रेम्स में अपने आप को रख के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है. इसके लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? इसके लिए तुम कर सकते हो एक तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, इसके लिए तुम कर सकते हो पीरियोडिक ग्रैंड टेस्ट और कस्टम मॉड्यूल्स. अब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कैसे करोगे? लाइक इफ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट or you are internship student and you have joined the test and discussion and you are moving subject wise. तो जैसे ही तुम्हारा एक सब्जेक्ट खत्म होगा, go to the subject wise test of that subject from the DAMS और जहां से भी तुमने TND ले रखी है. तो तुम उसका एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो और उसमें जो भी टाइम है उसको फॉलो करते हुए उसको कंप्लीट करो. और दूसरा है पीरियोडिक ग्रैंड टेस्ट. पीरियोडिक ग्रैंड टेस्ट में तुम्हें क्या करना है कि लाइक तुम्हें हर मंथ में एटलीस्ट 2 ग्रैंड टेस्ट देने ही देने हैं. If you are a third year student, so then you can even give 1 grand test per month. But if you are in final year or internship, then at least 2 grand tests per month are to be given. But when you approach close to the exam, like 3 or 4 months before the main exam, then 3 or 4 grand tests per month are also advisable. तो इतने ग्रैंड टेस्ट तुम्हें देने हैं
तुम जब ग्रैंड टेस्ट देते हो तो तुम अपनी जो टाइम मैनेजमेंट है उसको बेस्ट असेस कर सकते हो। एंड एक चीज को और याद रखना, तुम्हें थोरो जब तुम ग्रैंड टेस्ट सॉल्व करते हो इक्वल टाइम देना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू के क्वेश्चंस पे तुमने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया एंड लास्ट के क्वेश्चन पे तुमने कम टाइम लगाया। उसके लिए भी मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। जैसे कि हमें INICET और नीट पीजी की बात करें तो INICET में 200 क्वेश्चंस के लिए हमें मिलते हैं 180 मिनट्स और नीट पीजी के लिए हमें 200 क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं 210 मिनट्स। तो अगर एक क्वेश्चन को रखते हुए हम INICET के हिसाब से प्रिपेयर करें तो नीट पीजी अपने आप कवर हो जाएगा, जैसे कि 200 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। और अगर मैं इसको सिंपली बोलूं 100 क्वेश्चन इन 90 मिनट्स और 50 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स। तो अगर हमें थोड़ा और बेटर क्वेश्चन रखना चाहिए तो ताकि हम और भी एक्यूरेटली कवर कर सकें तो 50 क्वेश्चंस आर एडवाइजेबल टू बी कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स। तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होते हैं उसमें तुम्हें 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, या फिर तुम कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करोगे अगर उसमें भी तुम 50 क्वेश्चंस का कस्टम मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो। बट मेक श्योर यू सॉल्व दैट कस्टम मॉड्यूल और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इन 40 मिनट्स। इवन इफ यू डोंट सबमिट, एटलीस्ट कंप्लीट वन रीडिंग ऑफ ऑल द आंसर, ऑल द क्वेश्चंस और उनकी मार्किंग इन 40 मिनट्स। और इसके बाद जो टाइम बचता है स्पेंड दैट टाइम ऑन रिव्यू, और जो तुम्हें और सोचने की जरूरत है। तो ये तो 40 मिनट्स में तुम करना सीख जाओगे तो 45 मिनट्स में तुम मेन एग्जाम में इजीली कर पाओगे। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व योर इनएक्यूरेसी एंड इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। अब अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूं जो बच्चे फेस करते हैं, दैट आर सिली मिस्टेक्स। अब ये सिली मिस्टेक्स क्या होती हैं, जैसे कि किसी में तुमने नोट या एक्सेप्ट को रीड नहीं किया, तो ये एक मेन चीज होती है। तुम्हें आता था क्वेश्चन फिर भी तुम्हारा गलत हो जाता है, तो हाउ विल यू ओवरकम, कि तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ना है, बिकॉज लास्ट लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, उसी में सारा आंसर कई बार छिपा होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये वर्ड्स एंड नोट एंड एक्सेप्ट ये भी लास्ट लाइन में ही दिए जाते हैं। तो जैसे ही तुम्हें कोई क्वेश्चन मिले, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय उसकी लास्ट लाइन को देख लो, इससे तुम्हें वो सिली मिस्टेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरीके से तुम्हारा एक और टिक मार्क हो जाएगा, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिली मिस्टेक होती है वो इन्हीं चीजों की वजह से होती है, क्योंकि तुमने पूरा प्रॉपरली पढ़ा नहीं। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो है ओवर थिंकिंग। अब हाउ विल यू ओवरकम दिस ओवर थिंकिंग, इसके लिए भी बहुत एक सिंपल सॉल्यूशन है कि जब जैसे ही तुमने लास्ट लाइन को पढ़ा, नेक्स्ट चीज जो तुम्हें करनी है, जस्ट रीड द ऑप्शंस ऑफ द MCQ। बिकॉज चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, हमें फाइनली जो आंसर करना है वो उन्हीं 4 ऑप्शंस में से ही करना है। तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो बहुत डाइवर्स नहीं जाएगा, उन्हीं 4 ऑप्शंस पे रेस्ट्रिक्ट रहे। इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उनके 4 ऑप्शंस को रीड करके उन्हीं के बारे में सोचो। एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन इज अबाउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग, देन यू विल रीड द ऑप्शन लाइक अल्ट्रासाउंड, MRI, CT एंड एक्सरे। तो तुम नहीं सोचोगे कि बायोप्सी करना चाहिए नहीं, तुम नहीं सोचोगे कि पेट स्कैन करना चाहिए या नहीं, तो तुम उन्हीं 4 ऑप्शन। दिस इज हाउ यू कैन ओवरकम द ओवर थिंकिंग। तो एक और टिक मार्क जो तुम्हारा कंप्लीट हो गया ओवर थिंकिंग वाला। एक और जो इंपॉर्टेंट टिक मार्क है वो है इमेज ऑफ द क्वेश्चन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें जब भी अपने नोट्स को पढ़ना है, इमेज को अच्छे से पढ़ना है। इफ आई टेक अ सिंपल एग्जांपल, एरिथेमा मल्टीफॉर्मी में क्लासिकल टारगेट लीजन होता है, जिसमें तुम्हें 3 लेयर्स मिलती हैं, सेंट्रल एरिथेमा, सराउंडिंग क्लियर जोन, इसके बाद एक और एरिथेमेटस जोन। तो वो क्लासिकल टारगेट लीजन होती है जो एरिथेमा मल्टीफॉर्मी में मिलती है। लेकिन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मोनेक्रोलिसिस में टारगेटॉइड लीजन मिलती है, इसमें सेंट्रल रेड जोन और एरिथेमा इज सराउंडेड बाय ओनली 1 क्लियर जोन। तो अगर तुम्हें इमेज में टारगेट लीजन दिख गई तो तुम यू विल नॉट थिंक अबाउट स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मोनेक्रोलिसिस। 2 ऑप्शन तुम्हारे यहीं के यहीं रूल आउट हो गए। सो इमेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आफ्टर रीडिंग द ऑप्शन, नेक्स्ट थिंग, अगर उस क्वेश्चन की इमेज है तो तुम्हें उस इमेज को देखना है। तो तुम्हारा इससे और एक और टिक मार्क हो गया। द रूलिंग आउट ऑफ द ऑप्शंस इज आल्सो डन बाय दिस टेक्निक। अब इसके बाद एक और जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो है अंडर थिंकिंग। बच्चे कई बार बहुत जल्दी क्या करते हैं कि किसी MCQ को देखा, अच्छा उसमें उन्होंने बस इन्वेस्टिगेशन पूछी है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर सस्पेक्टेड है, अच्छा इसमें तो मैमोग्राफी ही करेंगे, बट दे डोंट थिंक कि उसमें उन्होंने दे रखा है कि शी इज अ यंग फीमेल
जिसमें हम मैमोग्राफी का रेडिएशन एक्सपोजर नहीं देंगे। तो हाउ कैन यू ओवरकम द अंडर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम? By reading the full body of the MCQ. So after reading the last line, then the option, then the image, the next thing that you have to read is the full body of the MCQ, and this is important to avoid the problem of underthinking. अब full body में भी मैं ये नहीं बोल रहा कि एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसमें तुम्हें कीवर्ड्स पहचानने हैं, और जो कीवर्ड्स है वो तुम्हें कैसे पता लगते हैं? आफ्टर गुड नॉलेज ऑफ योर नोट्स। अगर तुम्हें पता है कि एक यंग फीमेल में हम मेमो की जगह अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं, तो तुम्हें अगर यंग फीमेल पता लगा है उसमें एक ब्रेस्ट लंप, you will think in the terms of ultrasound instead of mammography. So in this way you can avoid the problem of underthinking also. तो तुम्हारा एक और टिक मार्क लग गया जो है underthinking. अब एक और जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उन्हें कई बार कुछ ट्रिक्स नहीं पता होती टू सॉल्व द MCQ, जिसकी वजह से they end up in making the MCQ wrong. So how can you avoid this problem? You can avoid this problem by some important tricks जो मैं तुम्हें बताऊंगा. Like अगर तुम्हें क्लासिफिकेशंस में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज हमारे मेडिकल कोर्स में बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, ASA क्लासिफिकेशन है, बिराड्स की क्लासिफिकेशन है, इतनी सारी जो कैंसर्स है उनकी AJCC क्लासिफिकेशन है, कितनी क्लासिफिकेशन है. इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू लर्न ऑल द क्लासिफिकेशन, बट यू कैन डू वन थिंग इज, इफ अगर किसी क्लासिफिकेशन में 5 क्लासेस हैं तो जस्ट मेमोराइज क्लास 3 ऑफ दैट क्लासिफिकेशन, एंड जो क्लास 3 होगी उसके थोड़ा ऊपर नीचे क्लास 1, 2 एंड क्लास 4, 5 भी तुम्हें आइडिया लग सकता है. और अगर तुम्हें उसमें ऑप्शंस में लग रहा है कि तुम्हें क्लास 3 अगर तुमने लर्न कर रखा है, तुम्हें लग रहा है कि ये क्लास 2 होना चाहिए क्योंकि क्लास 3 से थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम एडवांस कैंसर है, ये लेमिना प्रोप्रिया तक ये है, इसने सब म्यूकोजा को इन्वेड नहीं किया. एग्जांपल किसी क्लासिफिकेशन में क्लास 3 सब म्यूकोजा है, तो तुम्हें क्लास 2 का आइडिया लगेगा कि ये तो लेमिना प्रोप्रिया तक ही है, तो तुम्हें क्लास 2 को मार्क करना चाहिए. और अगर बाई चांस उसमें ऑप्शन में क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 दे रखा है, तो तुम्हें आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा क्लास 2 का. और इवन इफ यू डिडंट रिमेंबर द फुल क्लासिफिकेशन, यू मार्क द MCQ राइट. सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो टॉपर्स भी यूज करते हैं, even if they don't know some MCQ, but they end up in getting full marks from that MCQ and good rank also. So इस तरीके से तुम अपने MCQs को करने की एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, so that even if you have a basic level of knowledge, you get the good results, or if you have good knowledge, you can enter that topper zone. So I hope कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी. इससे तुम्हें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए और अपने MCQ से GT स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प मिलेगी. आगे आने वाली वीडियोस में मैं तुम्हें और भी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तुम अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करोगे. और अगर तुम्हारी कोई फीडबैक है, कोई क्यूरीज है इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, एंड आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर क्यूरीज. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.